वैसे तो जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें परेशान करती है, लेकिन अगर कुछ है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है तो वह एक छोटा सा सवाल। और वो सवाल है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। इट्स डॉक्टर श्रुति माथुर। आई एम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एनर्जी हीलर एंड लाइफ कोच। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एज अ थेरेपिस्ट मैं लोगों को हेल्प करती हूँ। उनके जितने भी इमोशनल इश्यूज हैं, सैडनेस है, डिप्रेशन है, या किसी भी तरह का जो इमोशनल पेन है, उसको रिलीज करने में थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज। इस चैनल पे मैं डिस्कस करती हूँ बहुत सारी ऐसी केस स्टडी जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की है, जिसके थ्रू हम लाइफ के बारे में बहुत कुछ समझते हैं, इमोशंस के बारे में बहुत कुछ समझते हैं। और वो सब समझकर हम अपनी लाइफ को काफी इजी और क्या बोला जाए कि एक हल्कापन महसूस करना, सुलझा हुआ महसूस करना। और जिंदगी बड़ी एक तरह से देखा जाए, जो चीजें हो रही हैं आजकल आसपास हमारे खुद के जीवन में, तो जीवन एकदम ऐसा लगता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कुछ है इसमें जो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमें कुछ चीज समझनी है तो उसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। कई बार हमें प्रेजेंट लाइफ का पास्ट देखना होगा, तो कई बार हमें पास्ट लाइफ का पास्ट। तो अगर हम उसको जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। और वो जानने के बाद हमारे मन के अंदर एक बहुत ज्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस आती है, एटलीस्ट स्टेबिलिटी आती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन केस स्टडी के बारे में जानने के लिए, आपको इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेगी जहां पर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया है, और उसके थ्रू हम लाइफ को समझते हैं। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, दैट गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आज की जो केस स्टडी है, तो ये जो मेरी क्लाइंट है, जब इन्होंने मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री लिख कर दी थी। कोई भी रिग्रेशन सेशन जब कोई बुक करता है उसके बाद मैं उन्हें बोलती हूँ कि अपनी आप थोड़ा हिस्ट्री लिख के दीजिए, लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या मेन इवेंट थे। तो जब मैं वो हिस्ट्री पढ़ रही थी तो सच में मुझे वो पढ़ करके अ, इतना ज़्यादा मुझे फील हो रहा था, इतना ज़्यादा मुझे सम टाइम हिस्ट्री पढ़ना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि उसपे इतने इमोशनल इश्यूज होते हैं, इतनी डीप बातें होती हैं कि उतना पढ़ते पढ़ते ही मतलब ये काफ़ी हैवी होता है किसी की भी हिस्ट्री को पढ़ना। तो जब मैं उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ रही थी तो पढ़ते हुए मैं खुद सोचने लगी कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और मैं सोच रही थी कि मैंने तो सिर्फ जस्ट एक बार रीड करा है, और वो रीड करके ही मैं सोचने लग गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जिसके साथ ये सारे इवेंट्स हुए हैं पूरी लाइफ में, इस पर्सन को कितना महसूस होता होगा, कितना ये पर्सन अपने अंदर फील करता होगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, मतलब जो ये मेरी क्लाइंट थी, शी वाज वेरी यंग। और उन्होंने बोला, मैम मेरी जो जिंदगी है, मतलब मैं जैसे अपनी आंखें खोलती हूँ तो मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरी आंखें खुली हैं और लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही और स्ट्रगल है। और बचपन पूरा जो उनका निकला, तो बोले मेरी मदर जो थी, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। वो बात बात पर मुझे बहुत डांटती थी, बहुत मारती थी। तो पूरा लाइफ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट में निकला, और पूरी जिंदगी मैं इसी चीज में परेशान रही, बहुत दुखी रही, लाइफ में प्यार नहीं है। फिर जब मैं कॉलेज में पहुंची तो एक लड़के से उनको प्यार हुआ, और बहुत गहरा प्यार हुआ, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पर जब भी शादी की बात आती थी तो वो लड़का मना कर देता था, या मना क्या मतलब टालना शुरू कर देता था। तो इसको बहुत फील होता था कि क्यों क्यों ये मैरिज नहीं कर रहा है। तो फिर उसने बोला कि नहीं, मेरे घर में रेडी नहीं है कोई भी। तो जब लड़के से बात करी, उसके घर पे भी थोड़ा उसने जब कन्विंस करने की कोशिश करी, तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। यहाँ इसके पेरेंट्स भी तैयार नहीं हो रहे थे।
अब लव मैरिज जहाँ होती है, यहाँ बड़ी ही ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती है, जहाँ पे ना तो लड़की के पेरेंट्स तैयार हो रहे हैं, ना लड़के के पेरेंट्स तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे तो इनफैक्ट देखा जाए, लड़का भी पूरी तरह से फुल्ली विलिंग नहीं था, मतलब उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस था। अब ये जो लड़की है, ये इतनी ज्यादा परेशान हो रही है कि क्या करे उसे, और इसे कैसे, एनी हाउ शी वांट टू गेट मैरिड टू दिस द सेम गाय। तो वो इतनी अपने अंदर परेशान हो रही है, मैं कैसे सबको कन्विंस करूँ, क्या करूँ। और इस पूरे सबको कन्विंस करने के चक्कर में, वेट करने के चक्कर में, मतलब 7 से 8 साल निकल गए। और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद बड़ी मुश्किल से इन्होंने कुछ वे निकाला, और बहुत रेजिस्टेंस के साथ इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद तो मैं इतना पढ़ रही थी, तो इतने में मुझे इतनी हिस्ट्री में ही लग रहा था सच में स्ट्रगल्स तो है। क्योंकि एक तो चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर बचपन में बच्चे लव्ड फील नहीं करते अपने पेरेंट्स से, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है बाहर प्यार ढूंढने का। यस, अगर हमारा चाइल्डहुड अच्छा नहीं है, अगर हम बचपन में हमें पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला हुआ है, तो इस सिचुएशन में, क्योंकि प्यार एक ऐसी फीलिंग है कि एक तरह से ये सोल का फूड है, तो अगर हमें प्यार किसी को नहीं मिलता है, स्पेशली बच्चे को अगर पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता है, तो वो जब बड़े होते हैं तो प्यार बाहर ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी से तो मिले। और यहीं से बहुत कुछ लाइफ में होना शुरू हो जाता है, कई बार अच्छा तो कई बार बुरा। तो यहाँ पे जो ये लड़की थी, ऑलरेडी इसके अंदर जो एक थी क्रेविंग कि मुझे प्यार मिले। और फिर मैं सोच रही थी आगे भी देखो कितना स्ट्रगल है, 8 साल काफी होते हैं। कई बहुत सारी लव मैरिज होती है जिसमें कम से कम लड़का तो रेडी रहता है, तो यहाँ वो तीन तीन तरह से परेशानी, यानी अपनी फैमिली में भी कन्विंस कर रही है, उधर लड़की की फैमिली से भी कम्युनिकेट कर रही है, इधर लड़के से भी कम्युनिकेट कर रही है। यानी 3 जगह एक तरह से जो रेजिस्टेंस है। एनी हाउ उसको कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो पीछे हटी हो, कि भाई हो जाए, किसी तरह से शादी हो जाए, और बड़ी मुश्किल से शादी हो जाती है। यहाँ इतना स्ट्रगलिंग रहा। लेकिन इसके आगे जो उन्होंने बताया वो और भी ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग था, या और भी ज्यादा कहें पेनफुल था। और आपको भी, आई होप कि जब आप सुनेंगे तो आपको भी पेन फील होगा। हुआ ये कि इतना स्ट्रगल करके मैरिज हुई, और मैरिज के 6 मंथ के बाद जब ये सोकर उठी और इसने अपना कमरे को, रूम को खोला, बगल के रूम में गई, तो वहां इसने देखा कि ये जो लड़का है, इसने अपने आप को हैंग कर लिया है, फैन में सुसाइड कर लिया है। नाउ दिस वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पेनफुल। उसने कहा मैम, मैं बुरी तरह से टूट गई, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया भगवान ने मेरे साथ। क्यों, क्या मेरे नसीब में प्यार क्यों नहीं है। मैं बचपन से इस प्यार के लिए तरसी हूँ, और इतनी इतनी होप्स के साथ, इतनी उम्मीदों के साथ मैंने ये शादी करी, और ये मेरे साथ हुआ। तो शी वॉज इन सच अ डीप पेन, आई कांट एक्सप्लेन यू। बहुत पेन में थी, और मुझे भी बहुत लग रहा था सुन करके कि पता नहीं क्या रीजन होगा, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ। खैर, हमने सेशन की डेट जो है सेलेक्ट करी, एंड शी टोल्ड मी कि मैम, मैं पूरी तरह से, मैं किस तरह की एटमॉस्फेयर चाहिए सेशन के लिए। ये आई थिंक उड़ीसा से था ये। यस, आई थिंक उड़ीसा से था ये रिग्रेशन। तो जैसे कि मैं ऑडियो कॉल पे सेशंस लेती हूँ, तो ऑडियो कॉल पे उसने मुझे पूछा मैम क्या क्या चाहिए, तो मैंने बताया नहीं, तुम्हें एक साइलेंट रूम चाहिए, ईयरफोन चाहिए। तो उसने कहा मैम, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो चलेगा क्या ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेगा, इनफैक्ट मैं तो सभी को बोलती हूँ कि आप सेशन के लिए बिल्कुल आइसोलेटेड रहें, और किसी को बिठाने की या साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट किसी की प्रेजेंस से थोड़ा सा डिस्टरबेंस ही हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी और अगर उसमें कुछ प्राइवेसी होगी, और आप सोचोगे कि ये जो फैमिली मेंबर है इसके सामने मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है, तो इट्स बेटर कि आप अकेले सेशन लो। तो शी वाज लाइक ठीक है मैम। तो उसे सब कुछ सेटिंग वगैरह कर ली, और हमने सेशन स्टार्ट किया। तो शुरू में जैसे ही सेशन शुरू करने के जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी, इतनी ज्यादा। एंड शी वाज लाइक कि मैम, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, और वो बहुत डर रही थी कि पता नहीं मैम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं उसे काफी देर तक तो मुझे उसे काउंसिल करना पड़ा कि नहीं, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, इट इज सेफ, इस पे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा था, तो मैंने उसको सिंपल एक बात बोला। मैंने कहा कि मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मेरे मुंह से उसका नाम निकल रहा था, बट आई विल नॉट टेल हर नेम।
तो जैसा टेल हर कि देखो तुमने ऑलरेडी लाइफ में इतना सफर किया है, इतना सफर कर चुकी हो, इससे ज्यादा और क्या होगा। तो तुम जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, ठीक है, जो मैं कह रही हूँ उस पर सरेंडर करो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। जो तुम ऑलरेडी झेल चुकी हो उससे ज्यादा तो और कुछ बुरा हो नहीं सकता, और तुम अब उसको सरेंडर करोगी तो फिर समझ में आएगा। जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना कि क्यों हुआ, इसका तुम्हें आंसर मिलेगा। पर तुम अपना दिमाग मत लगाओ, तुम ज्यादा सोचो मत कि भाई ये क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और ये सच है माय फ्रेंड्स, हम लाइफ में इतनी सफरिंग कर चुके हैं, इतना सफर हो चुके हैं, हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं यार अब क्या होगा। तो जो आप ऑलरेडी सफर कर चुके हो वो तो ऑलरेडी एक्सट्रीम है। आपको अब आगे के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आप सोल्यूशंस पर जाइए, आप थेरेपीज लीजिए, आप हीलिंग लीजिए। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा फिर काम डाउन हुई और उसने सरेंडर किया। लेकिन सरेंडर करते हुए भी एक अंदर से एक उसको एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस उसको फील हो रहा था, एक फियर फील हो रहा था। कई बार क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन, ये जो सेशन है वो एक हिडन ट्रुथ आपके सामने लेकर आता है, ठीक है। एक ऐसा हिडन ट्रुथ जो डीपर सबकॉन्शियस में है, और आप कॉन्शियसली उस हिडन ट्रुथ को देखते हैं, विजिट करते हैं। और समवेयर हमारी सोल को पता है कि हमने हमारे साथ क्या हुआ है या हमने क्या करा है, या जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। और कॉन्शियसली जब हम उसको विजिट कर रहे हैं तो कई बार हमें अंदाजा होता है कि नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है वो कुछ ऐसा है जो पता नहीं मैं एक्सेप्ट भी कर पाऊंगी या नहीं। तो एक रेजिस्टेंस होता है उस चीज को फेस करने के लिए। लेकिन हमें कंप्लीटली सरेंडर करना चाहिए, और उस सच को, उस ट्रुथ को हमें बिना कुछ जज करे, बिना कुछ एनालाइज करे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें हमारी पास्ट लाइफ पर्सनालिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, वो जैसी भी थी। तो जब शुरू हुआ इनका सेशन, जितना वो घबरा रही थी और मैं सोच रही थी शायद ये बड़ा टफ सेशन रहेगा, ये कैसे डीपर जाएगी, जस्ट अपोजिट हुआ। विद इन सेकेंड शी स्लिप्स इनटू दोस मेमोरीज। और जो उसके सामने, और बहुत विजुअल थी, अच्छी ट्रांस सब्जेक्ट थी। जो लोग विजुअल होते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में जो पास्ट लाइफ होती है बिल्कुल मूवी की तरह दिखाई देती है, जैसे हम नॉर्मल मूवी थिएटर में बैठ के देखते हैं। ठीक इसी तरह से उन्हें मूवी की तरह दिखाई देती है, जिसमें एक मोशन होता है, जिसमें विजन्स होते हैं, जिसमें हम अपने जो कपड़ों के जो क्लोथ्स जो है उसका प्रिंट भी हम क्लैरिटी से देख सकते हैं, एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इनके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी बड़ी क्लियर आ रही थी, क्योंकि ये विजुअल थी। लेकिन अगर कोई विजुअल नहीं है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको समझ में आएगा, उसको फील होगा कि ऐसे हो रहा है। तो चाहे हमें दिखाई दे या हमको समझ में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जो चीज फर्क पड़ती है वो ये है कि हमें कहानी पता चले। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन को अगर मैं कुछ दूसरा नाम दूं तो उसे मैं कह सकती हूँ ये एक स्टोरी टेलिंग सेशन है। और जो इस स्टोरी को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, बिना कुछ जज करे, एक्सेप्टेंस के साथ सुनाता है, उसी को हीलिंग मिलती है। जो जज करता है, जो ट्रस्ट नहीं करता, उसे हीलिंग भी नहीं मिलती। तो चलिए देखते हैं कि क्या था इस स्टोरी में। तो जो फर्स्ट सीन उनके सामने आया उसमें उन्होंने देखा अपने आप को, एक घोड़े पे देखा, और पूरा एक अपने आप को डकैत की तरह देखा। हाथ में गन्स हैं, और पूरा जो एक होता है ना लुक होता है जो डकैत का, चेहरे फेस पर क्रुएलिटी है, इस तरह का। और तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा जा रहा है। रास्ते में एक दो लोगों को उसने शूट भी करा। और फिर उसने घर जा कर के, वो अपने घर पे गया और अपनी माँ से को भी बोला कि जो भी पैसे हैं थोड़ा निकालो। और जब उसकी मदर ने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने अपनी मदर को भी मारा। जब वो डिस्क्राइब कर रही थी, शी वाज लाइक सो सरप्राइज्ड, बहुत सरप्राइज। लेकिन उसको इतना क्लैरिटी से आ रहा था, और वो बड़े एक्सेप्टेंस के साथ उसने ये सारी स्टोरी बताई। कहीं भी उसने ना अपने अंदर कुछ यूं नहीं रखा कि अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ और मैं ये, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो इतनी सरप्राइज्ड हो रही थी कि वो बस बताती जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा कि मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ा कि आगे जाओ देखो, नहीं। शी वाज, हर्सल वाज लाइक कंटिन्यूएशन में ना, जैसे कहते हैं ना किसी का टाइम आ जाता है कि नहीं उसको अब ये सच देखना ही है। और कहीं ना कहीं भगवान हमें इसमें हेल्प करते हैं। तो वो मेमोरीज एक के बाद अपने आप खुल रही थी उसके सामने। तो मुझे नहीं बोलना पड़ा था नेक्स्ट सीन में जाओ या वहां जाओ, उसमें देखो क्या हो रहा है। सब कुछ अपने आप खुलता चला जा रहा था, और वो बस बताई जा रही थी अब ये हो रहा है मैम, अब ये हो रहा है।
तो वहां उसने अपनी मदर को मारते हुए देखा। फिर उसका एक फ्रेंड था, उसने भी उसे बोला कि भाई तुम ये सब मत करो। तो उसने उस फ्रेंड से भी लड़ाई झगड़ा कर लिया। एंड आफ्टर सम टाइम वो देख रही है कि उसने एक सीन भी देखा, बड़ा ही क्रूअल सीन था जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसने गन से एक एक पर्सन को, जहाँ बैठे थे सबको उसने गोलियों से भून डाला। तो जब वो ये सीन देख रही थी कि उसने इतने लोगों को मार दिया है, तो वहां एक दूसरी इंफॉर्मेशन उसको मिली, एक दूसरा सीन उसके सामने आया। और उस सीन में उसने देखा कि जो उसके उसका जो फ्रेंड था, वो जाकर के उसकी मदर की हालत देख करके फिर वो फ्रेंड गया और जाकर उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ये इस तरह से डकैत है और इस तरह से ये सबको कर रहा है, और हाँ हमारा नोन है, क्योंकि उसी को पता रहता था कि भाई ये कहाँ कहाँ रहता है। तो उसने जाकर, फ्रेंड ने उसको पुलिस को बता दिया और पुलिस उसको ढूंढ रही है। और जब पुलिस ढूंढ रही है तो वहां पर वो देख रही है कि एक और लेडी आई है, उस डकैत को बोल रही है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतने लोगों को मारना नहीं चाहिए, और ये बहुत ही गलत है। तो जब वो उसको बोल रही है, उसको तब भी इतना गुस्सा आ रहा है उस डकैत को, उसने गन से उसको, गन उसके सर पे मार के और इस तरह से उसने उसको मार दिया, उसको भी मार दिया। तो जब वो ये पूरा जब चल रहा था, बाद में पुलिस आई और उसको पकड़ कर लेकर गई, उसको जेल हुआ, उसको क्या बोला जाए, उम्र कैद हुई या फांसी हुई, ये क्लियर नहीं हो पाया कि उसे उम्र कैद हुई या फांसी हुई, पर वहां उससे बस उसको पुलिस पकड़ के ले गई। वहां जब वो इतने लोगों को मार रहा था, वहां पर एक बुढ़िया आई, उसके पैरों पर उसके पैर पकड़ के बोलने लगी कि तुम मत मारो ऐसे, ये गलत है, इस तरह से नहीं मारो, हम पे दया करो। लेकिन ये देख कर के जो गन का जो पीछे का जो हिस्सा रहता है, उससे भी उसने उसको बुढ़िया को उसने उसको हिट करा और वो वहां पर वहीं बेहोश हो गई। तो मतलब जो कहते हैं ना, क्रुएलिटी का जो हाईएस्ट रहता है, वो पूरा वो सीन था। तो जब मैंने उनका पूछा कि रिकॉग्नाइज करो, तुम इनमें से किसको जानते हो, कौन कौन है, तो वो इतनी सरप्राइज हुई, बोली मैम मैं इनमें से सबको पहचान गई और मुझे हर चीज के आंसर्स मिल गए। तो सबसे पहले जो वो उसकी मदर थी, जिसको उसने मारा था पैसों के लिए, प्लस उसको हेल्प करने की बजाय वो उसको छोड़ के चला गया और इतना क्रुएलिटी का वर्क कर रहा था, उसमें उसकी माँ की आत्मा बहुत ज्यादा दुखी थी। शी वाज इन सो मच पेन कि मदर ही उसकी प्रेजेंट लाइफ में उसका उसका हस्बैंड था। ठीक है, उसने उसे लिटरली रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये वही हस्बैंड है। तो रिग्रेशन में भले ही आपका आपका जेंडर डिफरेंट है और आपका रिलेशनशिप डिफरेंट है, लेकिन आप आइज के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू तुरंत पहचान जाते हैं कि ये पर्सन आपका प्रेजेंट लाइफ में कौन है। तो वो जो मदर थी, वो अभी प्रेजेंट लाइफ में यही हस्बैंड था। वो जो फ्रेंड था जो उसे मना करता था, भी तुम ऐसे मत करो मत करो, एडवाइस देता था, नहीं माना फिर भी ये, वो उसकी मदर थी, अभी प्रेजेंट लाइफ में मदर है मतलब। तो वो अब समझ में आया क्यों हमेशा उससे इतनी नाराज रहती है या जज करती है उसको इतना ज्यादा। और वो लेडी जिसने उसको पैर पकड़ के कहा था कि हम सबको छोड़ दो, ऐसे जान से मत मारो, इतने लोगों को मत मारो, वो उसकी प्रेजेंट लाइफ में मदर इन लॉ है। तो उसे समझ में आया कि मेरी मदर इन लॉ मुझसे क्यों इतनी हेट करती है, क्यों इतनी हेट्रेड है। तो हम देख सकते हैं कि जो इनकी जो सोल है, वो इस लाइफ में बहुत कुछ, बहुत हैवी कर्मा बैलेंस करने के लिए आई है। मतलब इतने लोगों की हत्या कर देना, ये बहुत हैवी कर्मा होता है। तो समहाउ हम कहीं ना कहीं अपने इन कर्मास को बैलेंस करने के लिए अर्थ पर आते हैं। हमारे कुछ पर्टिकुलर जो बर्थ होती है, वो किसी ना किसी कर्म को बैलेंस करने के लिए होती है। और ये जो प्रेजेंट लाइफ में जो ये है, ये बैंक में कैशियर है। अब आप देखिए कितना डिफरेंट काइंड ऑफ ये लाइफ टाइम है, मतलब बिल्कुल वो प्रॉपर जो इनकी सोल है ना, बहुत अच्छी तरह से अपना कर्मा बैलेंस कर रही है। तो ये लेडी बैंक में कैशियर है और ये मुझे बता रही थी, मैम अब मुझे समझ में आता है मैं ऐसे बिहेव क्यों करती हूँ। मतलब उनका जैसे कैश को वो काउंट करते हुए कई बार जैसे 10 रुपए इधर उधर रह गए, तो कई बार जैसे एक पियोन है, उसने बोला अरे मैम रख लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, तो ये एकदम गुस्सा हो जाती थी, एकदम रिएक्ट करती थी कि नहीं, 1 रुपए भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैसे को बराबर सही जगह पे रखो, इसको सही से बैलेंस करो, और ऐसे सोचना भी नहीं कि हम 1 रुपए भी रख लेंगे। क्यों इतना बड़ा, क्यों? इसका सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि उस जन्म में इतनी डकैती जो करी थी, लोगों का इतना पैसा लिया था, अब उस कर्म को
बैलेंस करने के लिए, वो लेसन लर्न करने के लिए इस जन्म में इतनी ज्यादा उनको इस चीज की स्ट्रेस और टेंशन रहती है कि किसी का भी पैसा मैं ले ना लूं, इधर का उधर ना हो जाए। और इसी वजह से वो हर एक मतलब मनी मैटर में तो बहुत ही अपने वर्क में बहुत ही एफिशिएंट, बहुत अच्छे से काम करना, और उसके साथ साथ इस इतना बड़ा जो दुख है उसको भी मतलब झेल करके और आगे निकलना। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैडम कितने सारे सेशंस चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, पीएलआर सेशन? तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, ये आपकी सोल जर्नी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो एक केस स्टडी ऐसी है, ये जो पर्सन है, इस सेशन के बाद उन्होंने अपने अंदर इतना फ्रीडम फील किया जैसे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इतना फ्रीडम, इतना लाइट, इतना हल्का। मैं इस सेशन वीडियो के एंड में उनका जो फीडबैक है उसकी पिक मेरे पास है, तो मैं वो फीडबैक की पिक लगाऊंगी, तो आप उसे पढ़ना। इतना अच्छा उनको अपने अंदर महसूस हो रहा था, और एट लास्ट उन्होंने मुझे बोला कि मैम अब मुझे लग रहा है कि जैसे ना सब कुछ खत्म हो गया और बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव हो गया है। और अब ये मतलब एक जो बर्थ है वो सिर्फ इसलिए नहीं है, उनका ये जन्म सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ कर्मा बैलेंस करना है, उन्हें खुद को भी माफ करना है, लोगों को भी प्यार देना है, कहीं ना कहीं तो प्यार देना है। और एक मैंने उन्हें कहा भी कि अब तो ये हो गया रिजल्व, आगे बढ़ो और कर सकते हो, सेकंड मैरिज कर सकते हो, अभी तो एज ही क्या है, और 6 महीने तो हुए थे शादी को, तो सेकंड मैरिज गो अहेड एंड गेट मैरिड और सब लेट गो करो, इतनी लंबी लाइफ है। बट शी टोल्ड मी कि नहीं मैम, मुझे शादी करने की बिल्कुल भी अब इच्छा नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर पेन है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो लाइफ पर्पस है वो किसी और चीज से कनेक्टेड है। एंड शी टोल्ड मी कि यार मुझे जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं उनके लिए बहुत कुछ करना है, मुझे उन्हें गलियों में घूमते देखते रहते बहुत पेन होता है, तो उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ उन्हें डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो यस, समटाइम इट हैपेंस कि हमारा जो लाइफ पर्पस है, हर बार शादी नहीं होता, हर किसी के लिए शादी उसका लाइफ पर्पस नहीं है। कई बार हम बिल्कुल एक डिफरेंट पर्पस के लिए भी आते हैं, और जब भी हम अपना पर्पस जीते हैं ना, तो हमें एक बहुत खुशी मिलती है, एक अलग ही तरह की पीस होती है हमारी जिंदगी में। शादी इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन कई बार कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जहाँ शादी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती, जहाँ सिर्फ वो लाइफ लेसन होता है, जहाँ हमें बस अपने कर्मों को चुकाना होता है और कुछ सीखना होता है। और जो गलती हमने करी है उसको हमें बस उस गलती को दोबारा ना रिपीट हो, बल्कि हम उस गलती का बिल्कुल अपोजिट करते हैं, बिल्कुल अपोजिट। तो मैं बोलना चाहूंगी कि इनके लिए ये जो जीवन है कम्प्लीटली एक हीलिंग लाइफ टाइम है, और इस लाइफ टाइम से जो भी हीलिंग मिली है और उससे वो जो अपना लाइफ पर्पस जी रही हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं। जरूरी नहीं सब लोग एक ही काम करें, हर कोई अलग अलग तरह का काम करता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति किसी एक कम्युनिटी के लिए बना है, किसी एक ग्रुप के लिए बना है, कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये एक सेशन था जो मेरी मेमोरी में हमेशा रहेगा, मेरे अंदर हमेशा रहेगा। मैं इतने रिग्रेशन सेशन करती हूँ, लेकिन कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, उनकी जो लर्निंग होती है वो इतनी डीप होती है, और वो ना सिर्फ क्लाइंट को हील करते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है उनका सेशन करते करते मैं भी अपने अंदर उस हीलिंग को महसूस करती हूँ, उसको फील करती हूँ। देयर इज सो मच टू लर्न। प्यार इतना डीप सब्जेक्ट है, इसकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, और जब लव के लेसन स्टार्ट होते हैं तो बहुत कुछ सिखाते हैं। लव अपने आप में एक लेसन है, और जब हम इस लेसन को लर्न करते हैं तो जैसे हमारी सोल के बिखरे हुए टुकड़े बस आपस में सिमट करके हमें होल बनाते हैं, कंप्लीट बनाते हैं। आज की ये केस स्टडी आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करके जरूर बताना। और इस केस स्टडी को लेकर मैं तो आपको एक ही एडवाइस दूंगी, और वो ये है, अपने आप को माफ करिए। हम सभी ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी है, लेकिन अपने आप को माफ करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। फॉरगिवनेस बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें हमें खुद को भी फॉरगिव करना पड़ता है, और हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी फॉरगिव करना पड़ता है, ताकि हम अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ सके और अपनी गलतियों से सीख सके। गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन सीखने के बाद उस पास्ट को लेट गो करो, जाने दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।